तो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। जैसा कि आप सब कल के क्लास को देखे होंगे, उसमें हमने कुछ फिजिकल जियोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखा। वो वीडियो उस दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से, 2024 में आने वाले जियोलॉजी का एग्जाम जो होगा उसमें उस चैप्टर से अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इतना तो गारंटी है। अगर समझ में, तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम को साथ में लेकर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का बहुत सारा सीरीज अभी और भी आने वाले हम लोग करेंगे। अभी तो प्रीवियस ईयर्स कर ही चुके हैं और चैप्टर वाइज हम लोग और प्रयास करेंगे। तो जहां तक हो सकता है डेली आपको एक बार हमें ज़्यादा डोज नहीं देना है, कम डोज देना है, और वही डोज ऐसा देना है ताकि आपको भी लगे कि हाँ हम पढ़े हैं। लेकिन आपने कल का नोट्स देखा, उस नोट्स में से बहुत सारे लोग हमारे पास उसका पीडीएफ बनाकर मतलब सेंड किए व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। इसी प्रकार से अभी जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको अभी दिया जाएगा, उसमें से आप जो भी नोट करने वाले होंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, आप उसे मॉडिफाई करके अपने तरीके से नोट करेंगे। हालांकि एक भी कमी आपको नहीं मिलेगा, पूरा चीज़ आप देख सकते हैं। और उसे आप क्या करोगे, मेरे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट पे सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। और वहाँ पर जाकर जहाँ जहाँ कहा जाता है वहाँ जाकर फॉलो कर लो भाई साहब। मतलब जो लोग क्लासेस को नहीं किए हैं, मान लीजिए कि पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और वो पीछे का जो लेक्चरर जो वीडियोज हैं उन्हें आप नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें देखना पड़ेगा ना, तभी तो समझ में आएगा ना। तो उसे आप देख लीजिएगा। और टोटल मेरे ख्याल से 35 या 36 वीडियोज़ हैं, आप उसे देख लोगे, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी 1.5 महीने से ऊपर टाइम है आपके पास। अगर लोग एक दिन में कुछ वीडियोज, तो ऐसा है 15 मिनट 20 मिनट का कुछ क्लास है, इसको एक दिन में चाहोगे ऐसा 4 क्लास को देख सकते हो फाइनल। तो 15 दिन में अगर कोई चाहेगा ना तो इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है। ऐसा में मतलब जो लेक्चरर तरीके से अगर देखेगा तो उसे जल्दी से कंप्लीट करिए। और आज की इस क्लास में चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा इधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे देख ले रहे हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का आपके पास दिख रहा होगा क्लास 12th जियोलॉजी मॉडल पेपर 2023 का दिख रहा है, सब्जेक्टिव सेट का, ठीक है। सारा क्वेश्चन आंसर इसमें सब्जेक्टिव है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन का अगर कभी आपके माइंड में ख्याल आता है कि सर कंपटीशन किससे, अपने दोस्त से, मित्र से, किसी और लोग से, नहीं भाई, कंपटीशन आपको अपने आप से होनी चाहिए। जब जैक सब विषय का मॉडल पेपर जारी करता है ना, तो जियोलॉजी विषय का मॉडल पेपर जारी नहीं किया जाता है। तो उस टाइम हमारे माइंड में चलते रहता है ना, ये खोपड़िया में, ये जो खोपड़ी देख रहे हो ना यहाँ पे, कि भाई सब कुछ कर दिया, लेकिन जब जियोलॉजी का टेंडर जब हम लिए हुए हैं तो इसका हम भी मॉडल पेपर भी जारी करेंगे। तो 2023 में, यानी कि इसी वर्ष, अभी तो 2023 चल रहा है, इसी वर्ष जो है हम लोग मतलब जो इस वर्ष आप लोग से जो सीनियर बैच वाले थे, इस वर्ष जो एग्ज़ाम दिए, इनके लिए मॉडल पेपर मैंने खुद तैयार किया हुआ था। और उस मॉडल पेपर का रूप तो यहाँ नहीं दिखेगा, आपको उस समय दे देंगे, नोट्स के रूप में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। लेकिन वही सब्जेक्टिव सेट का यहाँ पे है आपका क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि मेरे द्वारा हैंड रिटेन किया हुआ है। चलिए देखते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या है। देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम के लिए है, सब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर सॉल्यूशन क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, दैट मीन्स कि व्हाट इज द प्राइमरी रॉक्स, ओके। तो ये चीज़ पढ़ाया हुआ है। आप हमारे अगर लेक्चरर वीडियो देखें, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आप लेक्चरर वीडियो को पहले देख लेंगे, और चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब मारो, एकदम बटन ठोक के मारो ताकि हिल जाए पूरा फ़ोन। ऐसा में ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आने वाले समय में अभी बहुत ज़्यादा आपको इस चैनल से हेल्प मिलने वाले हैं और भी विषयों के लिए, क्योंकि जियोलॉजी अब बहुत ज़्यादा दिन का ये मेहमान नहीं है, बहुत जल्दी इसका हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो आपको जल्दी से ये करना है। तो देखो, ये मॉडल पेपर है, इसमें ऑलराउंडर सभी चैप्टर से इसमें क्वेश्चन हमारे द्वारा ही तैयार किए गए थे। तो प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं व्हाट इज द प्राइमरी रॉक्स, तो क्या होता है आग्नेयस सेल, इसे इंग्लिश में हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। एक भी आंसर यहाँ पे गलत नहीं मिलेगा, A to Z जो है सटीक मिलेगा। एक चीज़ और कि जो मॉडल पेपर मैं इस वर्ष भी जारी करूँगा, लोगों का क्वेश्चन है कि सर इस बार मॉडल पेपर जारी कीजिएगा कि नहीं, तो भाई मैं बता दूँ 2024 के लिए भी मॉडल पेपर बनने का काम जारी है। बहुत ही जल्द उसे क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। मतलब डेट आपको मैं बता दूँ, जिस दिन जैक जारी करेगा उसी दिन, उसके जस्ट एक दिन बाद या 2 दिन बाद तुरंत मेरा मॉडल पेपर जारी हो जाएगा खुद का, और हु बाहु एकदम सेम टू सेम जो वहाँ पे होगा वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। मतलब सेम क्वेश्चन बस मेरा रहेगा और बाकी वाटरमार्क मेरा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे फाइनल आप कीजिए, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आग्नेयस सेल को, यानी कि इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, सेडिमेंट्री को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री, यानी कि अवसादी। और उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक। आगे आएगा एल्युमिनियम का अयस्क का क्या नाम है, व्हाट इज द एल्युमिनियम ओर,
तो आप सभी को भली बात ही पता है बॉक्साइट, बहुत बार पढ़ चुके हैं बॉक्साइट ना। फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं, यानी कि बॉक्साइट होता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मैग्नेटाइट जमा होते हैं। सबसे पहले समझो कि मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्मा से संबंधित है। और मैग्नेटाइट जो होता है ये भी एक अयस्क है, यानी कि लोहा का अयस्क है, Fe का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑप्शन था इस जगह पे, पहला कि ऑप्शन था ग्रेनाइट में, डायोराइट में कि साइनाइट में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायोराइट में। क्या हो जाएगा आपका, डायोराइट में। तो मैग्नेटिक मैग्नेटाइट कहाँ पे जमा होते हैं, डायोराइट में। कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। इंग्लिश में भी दिया हुआ है ना यहाँ पे। चलिए आगे, वैसे खनिज जिसमें धातु अंश का उपयोगी समावेश रहता है उन्हें क्या कहते हैं। दैट मीन्स कि वाट आर दोज मिनरल विच कॉन्टेंट यूजफुल एलिमेंट्स ऑफ मेटल कॉल्ड। तो उसे हम लोग और कह देते हैं, मतलब जिसमें धातु का अंश का समावेश ज़्यादा हो, ठीक है, धातु का अंश का समावेश ज़्यादा हो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं अपने भाषा में, और कह देते हैं, यानी कि अयस्क कहते हैं, ठीक है। और ऐसे भी अयस्क के लिए डिफिनेशन आपको पता होगा कि मतलब खनिजों में पाई जाने वाली धातु की अधिकतम मात्रा को हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पर भी इसे और ही बोलना पड़ता है, खनिज ही बोलना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप साफ साफ अक्षरों में देख रहे हैं यहाँ पे कि झारखंड में कोयला निक्षेप यानी कि कोल डिपॉजिट्स कौन सा सेल समूह में मिलता है। कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन विच रॉक ग्रुप इन झारखंड। यहाँ पे तो हम लोग के भली बात ही पता है कि जब हिमालय वाला वीडियो आप देखोगे ना तो वहाँ पे आपको समझ आएगा ना कि उसमें दो चीज़ था। एक था अंगारा लैंड जो कि सबसे ऊपर था, बीच में था पैंतीस सागर, ठीक है, बीच में था पैंतीस सागर, और इस साइड में था नीचे की ओर आपका गोंडवाना लैंड। तो भारतीय जितने भी सेल समूह की बात आती है, भारत के जितने भी सेल समूह हैं सभी गोंडवाना फॉर्मेशन में आते हैं। तो गोंडवाना ऑर्डर इज रॉक ग्रुप्स में हम लोग सब आ जाते हैं, यानी कि कोयला निक्षेप भी जो था किस में आया था आपका, गोंडवाना में। बहुत अच्छे से गोंडवाना पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और गोंडवाना के दो भाग होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक ऊपरी गोंडवाना, एक निचली गोंडवाना। गोंडवाना का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है भाई साहब, आप लोग देखो तो सही, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे महानुभाव लोग हैं जो अभी इधर उधर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनको मैं जवाब दूंगा कोई एक वीडियो में। चलिए, हेमेटाइट का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। हेमेटाइट पहले समझो होता क्या है। हेमेटाइट जो होता है वो लोहा, जानते हैं लोहा, तो लोहा का अयस्क होता है। क्या होता है, लोहा का अयस्क। और ऐसा अयस्क जिसमें 55 से लेकर 60% तक लोहा का अंश पाया जाता है। एंड सबसे ज़्यादा अगर हम लोग लोहा का यूज करते हैं तो वो लोहा कौन सा होता है, हेमेटाइट प्रकार का लोहा होता है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3। ये किसका हो गया, हेमेटाइट का। लेकिन भाई एक और डाउट है, ये तो हेमेटाइट का हो गया ना, एक और अभी जस्ट मैंने बताया कि एक होता है मैग्नेटाइट भी। एक क्या होता है, मैग्नेटाइट भी। तो जो मैग्नेटाइट होता है उसका होता है Fe3O4। क्या होता है फॉर्मूला, Fe3O4। दैट मीन्स कि Fe2O3 इसका यहाँ पे आ गया और Fe3O4 इसका हो गया, यानी कि एक एक अणु जो है बढ़ा बढ़ा कर इसमें लिख देना है, याद कर लेना, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो। झारखंड में यूरेनियम निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं। वेयर आर यूरेनियम डिपॉजिट्स फाउंड इन झारखंड, यानी कि झारखंड में ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा कहाँ पे है, तो सिंहभूम जिला आप लोग जानते होंगे, हमारे झारखंड, प्यारे से झारखंड के एक जिला है सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम आता ना ऐसे। तो वहाँ पे एक जगह है जादूगोड़ा। क्या है, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में रेडियो एक्टिव, सवाल ऐसे घुमा कर पूछता है ना कि मतलब यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम ना एटॉमिक बम में लगता है ऐसे, और खासकर जो रेडियो एक्टिव ये एलिमेंट्स कहे जाते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, जादूगोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा। तो क्वेश्चन घुमा कर भी पूछता है, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने की आवश्यकता है। तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव 7 क्वेश्चन, मतलब 2023 के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपका 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से 3 नंबर हो गया, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया आपका 5 तक हो गया इस जगह पे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हो जाता है 6 और एक आ जाता है 7, यहाँ पे हो गया 7 तक हो गया फाइनल। अब आता है हमारे पास थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भू संस्तरित विज्ञान के सिद्धांत लिखे। दैट मीन्स कि कल हमने देखा था कल के क्लास में कि अस्तरित सेल विज्ञान क्या होता है। तो इसमें हमने ये देखा कि भाई वहाँ पे हम लोग शॉर्ट देख रहे थे, यहाँ पे थोड़ा उसे लंबा कर देना है। भू विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौमिकीय अतीतों के रूप में पृथ्वी के सेल समूहों के खनिजों तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा कोई साइंस, ऐसा कोई ब्रांच किसका, जियोलॉजी का, जिसके अंतर्गत हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। किसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपने धरती का, यानी कि अपने पृथ्वी का हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। और पृथ्वी के जितने भी
सेल ऑर्डर है यानी कि सेल समूह हैं, खनिजों हैं, ठीक है, तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु का स्टडी हम करना चाहते हैं तो पृथ्वी के धरातल पर उसके प्रारंभ से लेकर अब तक हुए विभिन्न परिवर्तनों को हम स्त्री सेल विज्ञान के अध्ययन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गया आपका आंसर सटीक, पूरा 3 मार्क्स इसमें मिलने ही है, लेकिन इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया कि प्रारंभ से लेकर अब तक जो भी परिवर्तन हुआ उन सभी को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि ऐसा कोई टॉपिक एक ही है जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो क्लास है ना वो भू संस्कृत विज्ञान के ही अंतर्गत आता है, वो कोई न्यू चैप्टर नहीं है आपका। चलिए सेम आंसर को यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में भी लिखा हुआ है, लिखा है कि द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी अंडर विच वी स्टडी अर्थ रॉक ग्रुप्स, यानी कि पृथ्वी के जितने भी ऑर्डर्स हैं इसके बारे में, सेल समूह के बारे में पढ़ते हैं, मिनरल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, खनिजों के बारे में पढ़ते हैं यानी कि, और उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फाउंड ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ जियोलॉजिकल पास्ट, की मतलब पास्ट टेंस से यानी कि हिस्ट्री से ये मिल रहे हैं हमारे पास। वी स्टडी द वेरियस चेंजेस, मतलब बहुत ज़्यादा जो बदलाव हुए हैं वे दैट हैव टेकन प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस सिंस इट्स इंसेप्शन टिल नाउ इन स्ट्रेटिफाइड रॉक साइंस, मतलब इन सभी के स्टडी के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ जाते हैं, स्ट्रेटिग्राफी में पढ़ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जल्दी से कंप्लीट करो। हम पूरा नहीं इसको पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले इतने टैलेंटेड है हमारे स्टूडेंट कि सब ये कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जीवाश्मों के संरक्षण पर टिप्पणी लिखो। देखो क्वेश्चन घुमा रहा है, सवाल वही है कि भाई जीवाश्म क्या होता है, इसके संरक्षण पे आप टिप्पणी लिखो। सबसे पहले आप ये समझो जीवाश्म के जहाँ तक बात आती है संरक्षण क्यों आवश्यक है, सबसे पहला चीज ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। कैसा होता है, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, इन्हें फिर से हम लोग नया तरीके से नहीं बना सकते, इन्हें फिर से नया नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनका जो है सिक्योरिटी करना हमारा फर्ज बन जाता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि जीवाश्मों के संरक्षण पर टिप्पणी लिखे, राइट ए नोट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स। तो बोलता है जीवाश्म पहले क्या होता है, स्टेप समझना, स्टेप कैसे मैंने लिखा है। जीवाश्म क्या होता है, जीवों के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, हो गया, जो हजारों, ठीक है, तथा लाखों वर्ष से, जो हजारों तथा लाखों वर्ष तक जमीन के अंदर दबकर ताप एवं दाब के कारण क्या हो गए, निर्मित हो गए। कौन निर्मित हो गए भाई, यहाँ देखो जीवों के अवशेषों को हम जीवाश्म कह रहे हैं, जो हजारों तथा लाखों वर्ष तक जमीन के अंदर दबकर एवं दाब के कारण निर्मित हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, अगला, इनका निर्माण अभी वर्तमान समय में बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इसका औद्योगिक तरीके से काफ़ी उपयोग हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, इसका उपयोग हम लोग इंडस्ट्रियल वे में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट इसका जो निर्माण है वो तो नहीं ना हो रहा है। तो जीवाश्म सीमित समय तक ही है, मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए है, फिर ये समाप्त हो जाएंगे, एक बार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आगे इस निर्माण में काफ़ी समय लगता है, मतलब इनका जो निर्माण होता है ना उसमें काफ़ी समय लगता है, जैसा कि आपने देखा लाखों वर्ष हजारों वर्ष ऐसे लग जाता है, अतः इसका संरक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। हमें वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। वैकल्पिक मीन्स हमें साइंस का उपयोग करके कुछ और चीज़ का उपयोग करना चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, ना कि हमें इसके पीछे पड़नी चाहिए। ठीक है, तो आप आंसर लिख लोगे पहले यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में आ जाओ। फॉसिल्स क्या होता है भाई, तो फॉसिल्स होता है ओनली द रिमेन्स ऑफ, रिमेन्स मतलब अवशेष होता है, रिमेन्स ऑफ लिविंग बींग्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, कि जितने भी रिमेन्स होते हैं किसका, लिविंग बींग का, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, फॉसिल्स बोल दे रहे हैं। ठीक है, विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर बाय बीइंग बरीड, ठीक है, इन द ग्राउंड फॉर 1000 एंड मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब लाखों करोड़ों साल पहले अगर जमीन के अंदर ये क्या हो जाते हैं, ताप और दाब की उपस्थिति में किस चीज़ में परिवर्तित हो जा रहे हैं, फॉसिल्स में परिवर्तित हो जा रहे हैं, यानी कि और एक तरीके से ये रिमेन्स हो जाता है ना, क्योंकि दबने के बाद तो जीव का अस्तित्व बचेगा नहीं, तो उनका जो है कुछ कुछ अवशेष यानी कि रिमेन्स जो है वो बच जाते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि दे आर नॉट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि अभी इनका जो है निर्माण तो हो नहीं रहा है, एट ऑल एट प्रेजेंट, कि अभी वर्तमान में इनका निर्माण नहीं हो रहा है, बट दे आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रियल वे, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल वे में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। फॉसिल्स आर ओनली फॉर ए लिमिटेड टाइम, कि ये जो होते हैं एक लिमिटेड टाइम तक ही हैं, फिर ये क्या हो जाएंगे, देन दे विल फिनिश्ड, कि एक टाइम बाद ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू बिल्ड देम, कि इन्हें बिल्ड करने में एक लॉन्ग टाइम लग जाता है। हैंस इट कंजर्वेशन इज नेसेसरी, इसलिए अतः, हैंस मतलब अतः, इनका जो है कंजर्वेशन मतलब संरक्षण जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, यानी कि आवश्यक है। वी शुड यूज्ड
ठीक है, अल्टरनेटिव सोर्स, कि हमें कोई वैकल्पिक स्रोत के बारे में जो है ये करना चाहिए, पता करनी चाहिए और स्टडी करनी चाहिए और टेक्नोलॉजी को डेवलप करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि सेलों के रूपांतरण की प्रक्रिया को समझाइए, यानी कि मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक रॉक को बोलते हैं रूपांतरित सेल। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन रॉक्स। जब पूर्ववर्ती सेल क्या होता है भाई साहब, देखो आपको मैं बता दूं, चट्टान हमारे पास 3 प्रकार से आते हैं। सबसे पहला इग्नियस, क्या था, इग्नियस, इसे हम लोग बोलते हैं आग्नेय, ठीक है। एक आता है, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, सेडिमेंटरी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री, इसको बोलते हैं अवसादी, क्या बोलते हैं, अवसादी। 3 नंबर में आता है मेटामॉर्फिक, क्या आता है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, इसको बोलते हैं कयांतरित यानी कि रूपांतरित। तो एक चीज़ समझिए, ये इसके बारे में क्वेश्चन दे रहा है कि रूपांतरित सेल क्या होता है, तब पूर्ववर्ती सेल क्या हो जाएगा आपका, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, पूर्ववर्ती हो गया। तो वही बात यहाँ पे जो है कंप्लीट किया हुआ है कि जब पूर्ववर्ती सेल आग्नेय तथा अवसादी, लिख दिया ना साफ साफ, ताप या दाब के कारण रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो एक लंबे समय अंतराल के बाद इनके रूप में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है, परिवर्तन होने लगता है। इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कयांतरण बोलते हैं। एक प्रोसेस है मेटामॉर्फिज्म, कयांतरण बोलते हैं। इस प्रक्रिया से बने सेलों को हम लोग कयांतरित यानी कि रूपांतरित सेल जो है वो बोल देते हैं। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी, क्योंकि मतलब रात हो चुका है बहुत ज़्यादा और रात में हम जो है इसे शूट कर रहे हैं अच्छे से। अगला तो लिखा है वेन द फॉर्मर रॉक्स, यानी कि फॉर्मर रॉक्स माने जिससे ये चीज़ जो बना है वो बना है, तो उसे फॉर्मर रॉक बोलते हैं ना, यानी कि बोलते हैं ना कारक, कि इसे बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कारक तो वही ना हो गया पूर्ववर्ती सेल, दैट मीन्स कि इग्नियस हो गया आपका, सेडिमेंट्री हो गया, ठीक है। तो बोलता है यहाँ पे कि वेन द फॉर्मर रॉक्स अंडरएज, ठीक है, केमिकल प्रोसेस ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, देन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, इंटरनल होना चाहिए ना, इंटरवल इट्स फॉर्म स्टार्ट चेंजिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, कि इसे मतलब इस टाइप से अगर कोई रूपांतरित होने लगता है ताप एंड दाब की उपस्थिति में लंबे समय के बाद, तो उस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोल देते हैं। द रॉक फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक एंड ट्रांसफॉर्म्ड रॉक जिसे बोल देते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड बहुत कम पूछता है, आपका मेटामॉर्फिक ही ज़्यादा पूछेगा, कि अगर इस विधि द्वारा कोई सेल बनता है तो उसे हम लोग मेटामॉर्फिक यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड रॉक बोल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात किया हुआ है गोंडवाना निर्माण के आर्थिक महत्व के बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए। तो बोला डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ गोंडवाना फॉर्मेशन, कि मतलब कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन सभी 3 मार्क्स के हैं, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, गोंडवाना निर्माण में 90% से भी ज़्यादा कोयला का निक्षेप है। सही बात है, पूरे भारत में जितने भी कोयला हैं, इन कोयला में सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 पे आता है वो आपका गोंडवाना आता है। इसके साथ साथ इसमें लौह अयस्क का भी संचयन है, बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कोयला के साथ साथ लौह अयस्क भी है इसमें। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सभी चट्टानें अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब पैसा कौड़ी के हिसाब से देखा जाए तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न गोंडवाना काल की चट्टानों से अग्निशः क्ले मतलब मिट्टी होता है, अग्निशः जो मिट्टी को टेम्परेचर से मतलब बर्दाश्त करा सके, चीनी मिट्टी, टेराकोटा क्ले, ठीक है, बालू पत्थर आदि भी पाए जाते हैं किसमें, आपको निचली गोंडवाना में, जिसका आर्थिक महत्व अत्यंत ही उल्लेखनीय है, यानी कि इन सभी का जो है आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। स्क्रीनशॉट ले लोगे। ऊपरी गोंडवाना की बात करते हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके थे स्टार्टिंग में कि गोंडवाना 2 प्रकार का होता है, एक आता है निचली और एक आता है ऊपरी। तो ये जो हमने बताया ये निम्न गोंडवाना यानी कि निचली गोंडवाना बता दिया, अब आता है ऊपरी गोंडवाना। तो देखो ऊपरी गोंडवाना क्या कहता है, ऊपरी गोंडवाना चट्टानों में कोयला तो पाया जाता है परंतु आर्थिक महत्व का बहुत ही कम है। निशान टाइप का ऐसा पाया जाता है ना, कटक, तिरुपति एवं अहमदनगर के बालू पत्थरों का भवन निर्माण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि वहाँ कटक का हो गया, आपका अहमदनगर का हो गया, तिरुपति का हो गया, वहाँ के बालू पत्थर है, मतलब ऊपरी गोंडवाना में, गोंडवाना क्रम का ही है बट वहाँ बालू पत्थर है और घर और बनाने के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसमें पाए जाने वाले क्ले पर आधारित बर्तन निर्माण उद्योग विकसित हो गए, मतलब यहाँ पे बर्तन वर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी आता है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे चीज़ जो है वो डेवलप हो चुका है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। बोलता है मोर देन 90% की 90% से अधिक, ठीक है, ऑफ द कोल डिपॉजिट्स आर इन द गोंडवाना फॉर्मेशन, कि 90% से भी जो ज़्यादा है गोंडवाना फॉर्मेशन इसी कोल डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अलोंग विथ दिस इट हैज़, ठीक है, ऑक्यूमुलेशन ऑफ आयरन ओर, मतलब यहाँ पे इसकी भी क्या है अधिकता है थोड़ा सा, मतलब आयरन ओर की भी क्या है अधिकता है। ऑल दीज रॉक्स आर
वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए ना तो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके व्यू से, इकोनॉमिक के व्यू से। इसके बाद बोला है फायर कम क्ले, यानी कि फायर कम क्ले, दैट मीन्स कि आग कम मतलब मतलब बर्दाश्त करो, ठीक है। तो अग्नि सा मृतिका जो होते हैं ये क्या होते हैं, चिमनी कले, क्या बोलते हैं इसको, चिमनी कले को क्या बोलते हैं, चीनी कले को चिमनी कले बोलते हैं ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चिमनी कले, CHIMNEY, ठीक है, चिमनी एंड कले यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा पूरा, ठीक है, चिमनी कले। इसके साथ साथ क्या आता है, टेराकोटा कले, ठीक है, सैंडस्टोन आर द ऑल्सो फाउंड इन दिस रॉक ऑफ द लोअर गोंडवाना पीरियड, कि मतलब जितने भी लोअर गोंडवाना अवधि है, यानी कि वो जो पीरियड है उसी में पाया जाता है। हुज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज रिमार्केबल, यानी कि उसका जो है उल्लेखनीय है, यानी कि रिमार्क जो है हम लोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, कोल इज फाउंड इन अपर गोंडवाना रॉक्स बट देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज वेरी लेस, दैट मीन्स कि ऊपरी गोंडवाना में भी जो है कोल पाया जा रहा है, बट उनका जो है इकोनॉमिकल तरीके से जो मतलब उस व्यू से अगर देखा जाए तो ये क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं ऐसे, मतलब उतना ज़्यादा इकोनॉमिकल तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। द सैंडस्टोन ऑफ कटक, तिरुपति एंड अहमदनगर आर मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पोटरेटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड बेस्ट ऑन दिस फाउंड इट्स फाउंड क्ले, कि मतलब इस पर जो है फैक्ट्री इंडस्ट्रियल जैसे मिट्टी उट्टी बनाने के लिए, बर्तन वर्तन बनाने के लिए, उसका पोट्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो पोट माने बर्तन था, पोट्री मतलब बर्तन इंडस्ट्री के लिए क्या किया गया, ये किया गया। और अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए अच्छा अच्छा यहाँ पे मटेरियल मिलता था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं हम लोग। अंतर्वेदी यानी कि एक अंतर्वेदी यानी कि इंटरनल इंट्रासिव बोल सकते हैं, और एक एक्सट्रासिव, ये भैया पहले ही बताया। आप तीसरा लेक्चर में चले जाओगे ना मेरे यूट्यूब चैनल के, मतलब प्लेलिस्ट आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी आंसर आपको पूरा वहाँ पे बोर्ड पे ही मैंने लिख दिया हुआ है, तो स्टेप समझना। निम्नलिखित अंतर है, ओके, अंतर्वेदी और एक है बाहर वाले सेल। तो जब मैग्मा तथा लावा पृथ्वी पर प्रकट नहीं होंगे और धरती के अंदर ही जम जाएंगे तो उससे अंतर्वेदी का सेल का निर्माण हो जाएगा, सही बात है। और जब अंदर में मतलब सेल बन जाएगा आग्नेय, जब तरल एवं तप्त मैग्मा, यानी कि तरल तो रहेगा बहुत, तप्त यानी कि बहुत ज़्यादा हीट रहेगा, और धरातल पर आने के बाद ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो उसे बहिर्वेदी सेल बोल देते हैं। यानी कि इनको बाहर आने का प्रोसेस क्या होता है, तो ज्वालामुखी, क्या होता है, ज्वालामुखी। अब देखो 3 नंबर का तो पूछता है, आप 3 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, आंसर सटीक होना चाहिए। मैंने बताया कि आपको लंबा चौड़ा पे नहीं जाना, आंसर सटीक होना चाहिए, कम शब्दों में ज़्यादा बात लिखना है। उदाहरण, ग्रेनाइट, ये 4 किलोमीटर तक होता है बाबू एक बार में, मतलब इसकी चौड़ाई अंदर में अंडरग्राउंड में, ओके। और बेसाल्ट जो होता है ना, बेसाल्ट छोटे छोटे टुकड़ा बन जाता है, चूंकि ये ज्वालामुखी सेल है। जैसे ज्वालामुखी होता है ना, तो जो एक्सट्रासिव होते हैं, ये मान लो कि कोई सतह है तो यहाँ से ज्वालामुखी फटेगा ना ऐसे ऐसे, तो ज्वालामुखी जैसे ही नीचे से फटता है तो जो टुकड़े टुकड़ा जो सेल बनता है ना, इस सबको हम लोग बेसाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेसाल्ट बोल देते हैं। अगला दिया है यहाँ पे, देखो, फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सट्रासिव एंड इंट्रासिव, यानी कि दोनों में निम्नलिखित अंतर है। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रासिव आप देख सकते हो। इंट्रासिव रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा एंड लावा सॉलिडिफाई इनसाइड द अर्थ इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या होगा, ग्रेनाइट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रासिव रॉक्स। इसमें क्या है, एक्सट्रासिव रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन लिक्विड एंड हॉट मैग्मा, ओके। इसके बाद बोलता है कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज आफ्टर कमिंग टू द सरफेस, कि मतलब सरफेस पर आने के बाद अगर कोई सॉलिडिफाई हो रहा है तो उस प्रकार का सेल जो है हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सट्रासिव कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, बेसाल्ट हो गया, ओके। चलिए, और फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर के, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट ही हो जाएंगे। प्लेजर निक्षेप हम लोग बोल सकते हैं अपने भाषा में। राइट ए नोट अबाउट प्लेजर डिपॉजिट्स हो गए यहाँ पे। प्लेजर डिपॉजिट का अर्थ होता है जलोढ़ रेत, यानी कि बहुत आसान है। जलोढ़ अगर कोई पूछ रहा है तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन ये भी हो जाएगा कि कोई जब नदी बहती है, पानी बहती है, तो उसके द्वारा मिट्टी को लुढ़का कर लाए जाने वाले रोक को हम लोग क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ पत्थर बोल देते हैं ऐसे, ठीक है। तो मिट्टी के द्वारा लुढ़का के लाए जाने वाला सेल को हम लोग जलोढ़ रेत बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो तलछट्टी प्रक्रियाओं के कारण निर्मित होते हैं। तलछट्टी सेल का उदाहरण आप जानो कि अवसादी का नाम आपने सुना क्या, अवसादी का ही दूसरा नाम को हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे, तलछट्टी सेल, इसको हम लोग बोल देते हैं। अवसादी का दूसरा नाम क्या होता है, तलछट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो बोल रहे हैं यहाँ पे तलछटी प्रक्रियाओं के कारण निर्मित होते हैं, यानी कि जिस प्रकार से अवसादी सेल निर्मित होते हैं वैसे ये भी निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया में विशेष चट्टान में गुरुत्व पृथक्करण द्वारा यानी कि चुंबक उम्बक लगा दिया जाएगा और उसमें उसको अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे मूल्यवान खनिजों का जमाव हो जाता है। मतलब ये विधि है, बाकी इसे आप नोट कर लोगे। अगला दिया यहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट्स रेफर इज एलवियल सैंड्स, मतलब क्या होता है, जलोढ़ मृदा दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू सेडिमेंटेशन प्रोसेस। मतलब सेडिमेंटेशन प्रोसेस यानी कि इसी को हम लोग तलछटी बोल देते हैं। सेडिमेंटेशन जब आ गया तो अवसादीकरण ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन दिस प्रोसेस वैल्यूबल मिनरल्स आर डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटी, ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम द पार्टिकुलर रॉक, यहाँ पे आ जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचक जीवाश्म क्या होता है? अभी आपने पढ़ा ब्रैकियोपोड, आज से 2-4 दिन पहले ब्रैकियोपोड, गैस्ट्रोपोड, ट्राइलोबाइट्स, इस सब पढ़ा है अभी आपने। तो ट्राइलोबाइट उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट था और वही सूचक जीवाश्म के रूप में यूज होता है। व्हाट इज एन क्या लिखा है यहाँ पे, इंडिकेटर फॉजिल, कि मतलब इंडिकेटर फॉजिल के रूप में क्या है यहाँ पे, राइट एंड क्या लिखा है, यूटिलिफाई, ठीक है, यूटिलिटी यानी कि उसकी उपयोगिता के बारे में आप लिखो। जीवाश्म जो किसी विशेष काल की चट्टानों में ही पाए जाते हैं सूचक जीवाश्म कहलाते हैं। कि अगर उसमें अगर कोई जीवाश्म पाया जाएगा तो उस सेल के बारे में हम स्टडी कर पाएंगे तो सूचक जीवाश्म हो गया। किसी भी जीव पर उसके पर्यावरण की छाप अवश्य दिखाई पड़ जाती है। ओके, सही बात है, ठीक है। अधिकांश जीवाश्मों का निर्माण छिछले एवं पानी के नीचे हो जाता है। चलिए ठीक, उपयोगिता क्या है भाई? इसकी मदद से हम उन सभी जीवों के बारे में अध्ययन कर पाते हैं जो आज इस पृथ्वी पर नहीं है। भाई ट्राइलोबाइट्स अगर आता है तो ट्राइलोबाइट्स के अन्य भी जीवों के बारे में हम पढ़ लेंगे, बहुत सारा उसमें एग्जाम्पल आता है। तो जो आज इस जीव पर मतलब इस धरती पर नहीं है उनके बारे में हम स्टडी क्या कर पाते हैं, आसानी से कर पाते हैं। सूचक जीवाश्मों की सहायता से हम पृथ्वी पर जीवों के कालानुक्रम का भी अध्ययन क्या कर पाते हैं कि कौन सा समय जो है कितने समय तक रहा है। चलिए, तो देखो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी दे दिया है इस जगह पे, साफ साफ अक्षरों में लिख दिया है यहाँ पे कि द फॉजिल वेयर आर फाउंड ओनली इन रॉक इज ए पार्टिकुलर पीरियड वन आर कॉल्ड इंडिकेटर फॉजिल्स। की मतलब एक पार्टिकुलर अगर पीरियड में कोई चीज़ अगर मिल रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे, इंडिकेटर फॉजिल्स के रूप में नाम देते हैं, ठीक है। द इम्प्रिंट ऑफ इन्वायरमेंट इज डेफिनेटली फाउंड ऑन माई ऑर्गेनिज्म। मोस्ट फॉजिल्स आर फॉर्म्ड अंडर सेलो वाटर, ठीक है। सेलो वाटर का मतलब क्या होता है, लवणीय जल के नीचे पाया जाता है। यूजफुलनेस की मतलब उपयोगिता इसका क्या है, थोड़ा सा किस प्रकार से उपयोग हम करते हैं। विद द हेल्प ऑफ हीज दिस वी कैन स्टडी अबाउट ऑल दोज, ठीक है। यहाँ पे दिया है क्रिएटर्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं, विच आर नोट ऑन हिज अर्थ, मतलब और भी क्रिएचर दिया, क्रिएटर नहीं, क्रिएचर्स के बारे में, जीवों के बारे में हम जान सकते हैं जो आज धरती पर नहीं है टुडे, ठीक है ना। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर फॉजिल्स वी आर ऑल्सो एबल टू स्टडी द, ठीक है, क्रोनोलॉजी, क्या था, क्रोनोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक, और आगे इसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो भाइयों मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि चैनल पे अगर नए हो ना भाई साहब तो सब्सक्राइब मार दो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर अगर जिस हिसाब से बढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी से आप हमारे से पीडीएफ और पीडीएफ नोट तो किसी को नहीं मिलने वाला है। मेरा नंबर नोट करो 9693298601। किसी प्रकार का अगर डाउट हो या कोई क्लास के बारे में आपको समझ में नहीं आता हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी भी हो जाता है AMT डॉट, ठीक है, KUMAR.351 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। एंड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, और जो भी होगा आगे देखा जाएगा। और इस बार भी आपका जैक का जो मॉडल पेपर है 2024 का बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा, काम पूरा होते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।